हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं IIT JEE 2009 का पेपर 1, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 3 और ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। इसमें टोटल 2 कॉम्प्रिहेंशन आए थे, एक एक करके हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आएगा सबसे पहले तुम्हें खुद से ट्राई करने का है। खुद से ट्राई करने के बाद जो भी आइडिया जनरेट हो रहा है, जो भी लाइन ऑफ थिंकिंग, वो सब कुछ लगा लेने का, आंसर तक पहुंच जाने का। उसके बाद ही प्रॉपर सॉल्यूशन देखने का। अगर तुमसे नहीं आया तो जो भी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को याद रख लेने का, एंड उस चीज़ को दोबारा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली अप्लाई करने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। पैसेज नंबर 1। यार पैराग्राफ नंबर 1 तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 to 35 के लिए टोटल कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है इस पैराग्राफ पे। इसका मतलब अगर हमारा पैराग्राफ अच्छे से मुझे समझ में आ जाता है तो हम लोग क्या है ना, 3 क्वेश्चन के आंसर फटाफट दे देंगे एंड हमारे पास बहुत सारे मार्क्स एक ही बार में आ जाएंगे। पैराग्राफ को पढ़ते हैं और ये मैट्रिक्स है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबको मालूम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर है, इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, और जो सेट ए है ना, उसमें जितने भी 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सब है जिसके एंट्री आर आइदर 0 और 1। मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स जो है ना वो 0 या फिर 1 है। उसमें एक और चीज़ उन्होंने फिक्स कर दी कि 5 ऑफ दिस एंट्रीज आर 0, दिस एंट्रीज आर 1 एंड 4 ऑफ देम आर 0। उसमें एग्जैक्टली टोटल 5 1 है एंड 4 0 है। तो बताना है कितने मैट्रिक्स होंगे ऐसे। यार अब इसमें तो ऐसा PNC लगा नहीं पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी ना NCR लगा दिया, कुछ सेलेक्ट कर लिया। तो हमें प्रॉपर सोचना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात तो तुम ये सोचो कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखेगा कैसा। तुम बोलोगे यार ABC रहेगा ना तो यहाँ जरूर B आएगा, राइट। इधर अगर लेट से D आ गया तो इधर E आया, ओके। देन इधर फिक्स हो गया C एंड देन इधर फिक्स हो गया E एंड इधर कुछ F आया। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा ना वो ऐसा ही होगा। ताकि इसका ट्रांसपोज निकालो, देखो एग्जैक्टली A के बराबर आएगा। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का मतलब AIJ की वैल्यू AJI के बराबर होनी चाहिए। तो ये B है तो इधर B होना चाहिए, ये C है तो इधर C होना चाहिए, ये E है तो इधर E होना चाहिए। बस हमें यही ढूंढना है कि कितने ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें कि टोटल हम लोग 5 1 यूज करेंगे, 4 0 यूज करेंगे। अब देखो अगर मैं रैंडम प्लेस करना स्टार्ट करूँ एलिमेंट्स को, रैंडम प्लेस करना स्टार्ट करूँ एलिमेंट को, तो हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कि एग्जैक्टली कैसा आएगा, क्या सिचुएशन रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे किस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो ये सारे एलिमेंट तो फिक्स है, ये 3 फिक्स हो गया तो ये 3 अपने आप फिक्स हो गए। इन तीनों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डेट इज डायगोनल एलिमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, डायगोनल एलिमेंट के हिसाब से सोचता हूँ। अगर मैंने सारे के सारे डायगोनल को 1 रख दिया, एक सेकंड के लिए सारे के सारे डायगोनल को 1 रख दिया, दिस मीन्स अभी मेरे पास कितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं। सोचो सोचो सोचो, मेरे पास टोटल 5 1 थे, 3 1 यूज हो गए, 2 1 बचे हुए हैं एंड 4 0 बचे हुए हैं। ओके, एंड टोटल इधर 6 वैकेंट प्लेसेस भी है। तो इसको हम लोग प्लेस कर पाएंगे। देखो अगर मैंने यहाँ 0 और यहाँ 1 यूज किया तो इधर 0 यूज करना होगा, इधर 0 यूज करना होगा, इधर 1 यूज करना होगा। ये मैट्रिक्स होगा जो सिमेट्रिक होगा। अच्छा, इसी में ऐसा भी तो हो सकता है 1 1 1 यूज किया, 0 0 1 ना यूज करके 0 1 0 यूज कर लिया, तो इधर भी 0 1 0 यूज करना होगा। या फिर मतलब बेसिकली इसमें टोटल 3 केस आ गए। 1 1 1 यूज किया तो 1 0 0 यूज कर लिया, 1 0 0 यूज कर लिया। बस यही 3 पॉसिबिलिटी होंगे जब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। ओके, देन नेक्स्ट मैं अब बोल रहा हूँ कि 2 डायगोनल एलिमेंट 1 रखते हैं। एक सेकंड के लिए क्या करते हैं, 2 डायगोनल एलिमेंट को 1 रखते हैं, एक को 0 रखा। तो अब मेरे पास क्या क्या बचा, 2 डायगोनल एलिमेंट 1 है अगर, तो टोटल 3 1 अभी बाकी है एंड 3 4 बाकी है, 3 0 बाकी है। अब देखो यार 3 1 बाकी है, एक इधर यूज किया तो एक इधर यूज करना पड़ेगा, दूसरा इधर यूज किया तो 3 1 यूज कर लिया मैंने। अब तीसरा 1 चौथा 1 है ही नहीं मेरे पास जो ये सिमेट्रिक बना पाऊंगा मैं।
समझ में आ रहा है कहने का बात? मैंने अगर 2 1 1 0 डायगोनल में यूज किया तो मेरे हाथ में टोटल अभी कितने 1 है? 3 1 है। क्या मैं कभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना पाऊंगा? सोचो सोचो। इधर एक 1 डाला तो इधर एक 1 डाल दूंगा। 4 1 यूज कर चुका हूँ मैं। एक 1 अगर इधर यूज करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इधर मेरे पास अब एक्स्ट्रा 1 ही नहीं है। दिस मीन्स कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा नहीं मिलेगा मुझे इस केस में जिसमें 2 1 1 0 हो डायगोनल में। तो ये वाला केस ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। सो द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 2 0 1 1 हो डायगोनल में। 2 0 1 1। ओके, तो 2 0 1 1 हो। इसका मतलब 2 0 1 1 है तो मेरे पास अभी और 2 0 बचा हुआ है एंड 4 1 बचा हुआ है। अभी मैं डायगोनल सिमेट्रिक बना सकता हूँ। मैं बोल दूँ इधर 1 इधर 1, तो इधर 1 यूज करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 यूज करेंगे। ओके, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज इसी में 0 0 1 में तुम्हें दिख रहा होगा 1 0 1 यूज करेंगे तो 1 0 1 यूज करेंगे। नेक्स्ट मतलब हर एक केस के लिए 3 केस पॉसिबल हो जाएगा ना, तुम्हें दिख रहा होगा ये चीज़। 0 0 1 है तो अब यहाँ पे 0 1 1 यूज करेंगे तो 0 1 1 यूज करेंगे। ओके, तो ये डायगोनल तब जब 0 0 1 था डायगोनल, लेकिन 2 0 1 1 डायगोनल में ऐसा भी तो केस हो सकता है 0 1 0 हो डायगोनल। देन फिर से ये सारे केस 1 1 0 1 1 0, फिर से 0 1 0 है ना, तो 1 0 1 1 0 1 हो जाएगा। फिर से एक और 0 1 0 के लिए क्लियरली 0 1 1 0 1 1। अभी तुम्हें लग रहा होगा यार काउंट क्यों कर रहा है? हमें तो क्लियरली दिख रहा है इसमें 3 केस, उसमें 3 केस, उसमें 3 केस। मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली वो चाहिए होगा। ठीक है, तो वह 0 1 0 के बाद 0 0 1 किया, 0 1 0 किया, तो अब नेक्स्ट आ गया 1 0 0, तो इसमें भी 1 1 0 1 1 0। उसके बाद फिर से 1 0 0 है तो 1 0 1 1 0 1। नेक्स्ट 1 0 0 है तो 0 1 1 0 1 1। बस, अब इसके अलावा और कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो नहीं सकता है। तो ये 3 + 3 4, सॉरी 6 3 9 3 12, टोटल कितने हो गए? टोटल मैट्रिक्स जो पॉसिबल होंगे वो 12 होंगे। टोटल मैट्रिक्स जो पॉसिबल होंगे वो 12 होंगे। ओके नाइस, चलो आगे बढ़ेंगे। अब बोला गया द नंबर ऑफ मैट्राइसेस ए इन सेट ए, जो भी सेट हमने निकाला टोटल 12 है उसमें, फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस 1 0 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब तुम सोचो इसका यूनिक सॉल्यूशन तो तब होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप है। इसका यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ए इनवर्स आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें बस ये चेक करना है कि ये जो टोटल हमने 12 मैट्रिक्स लिखे हैं किस किस का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 1 × 1 - 1 जो कि 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 0 1 1 0 1, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। हम कैसे देख रहे हैं? 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। 1 1 0 1 1 0, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। 1 0 0 1 0 1 0 1 1, इसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा हमें। तो 0 से ओपन किया, देन 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, इसका डिटर्मिनेंट 1 आया। ओके नाइस। तो एक ये वाला चीज़ वैलिड है हमारा। क्या 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 ग्रीन वाले से मार्क कर देता हूँ। इसमें ओपन किया सिर्फ 1 से ओपन किया तो विथ नेगेटिव साइन आएगा, तो इधर आ गया 1 - 0 दैट इज़ -1। ये वाला भी केस वैलिड है, इसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। इसमें फिर से इस 1 से ओपन किया, तो 1 से ओपन किया तो 0 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो ये नॉट वैलिड है। तो अभी तक टोटल 2 वैलिड है, 2 का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है। देन इसमें चेक किया, इसमें इस 1 से खोला, 1 से खोला तो रो एंड कॉलम हटा दिया, 1 - 1। ठीक है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ये भी वैलिड केस है। नेक्स्ट इसको इस 1 से खोला, उस 1 से खोला तो उसका रो एंड उसका कॉलम हटाया, 0 आ गया ये तो ये नॉट वैलिड है। तो ये वाला वैलिड है। अभी तक टोटल 3 वैलिड हुए हैं। इसको इस 1 से खोल दिया
तो 1, रो एंड कॉलम हटाया, 0 -1, तो ये 1 आ रहा है एग्जैक्टली। तो ये वाला भी वैलिड है, ठीक है। तो अभी तक टोटल 4 वैलिड है। नेक्स्ट इसको देखो, ये तो 0 हो गया, 2 रो 2 कॉलम सेम है। इधर इसको देखो, इस 1 से ओपन कर दिया, तो -1 टाइम्स इसके रो इसके कॉलम को उठाया, 1 - 0, तो 1। ये भी नॉन जीरो है, मतलब ये भी आएगा। देन इसको देखो, इस 1 से ओपन किया, तो उस 1 से ओपन किया तो उसका रो कॉलम, उसका रो हटाया 1, तो ये भी नॉन जीरो, तो ये भी आंसर। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मैट्रिक्स ऐसे हैं जिसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। टोटल 6 मैट्रिक्स ऐसे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? <4 ऑप्शन गलत है। एटलीस्ट 4 बट <7 ये ट्रू है। एटलीस्ट 10 ये गलत है। एटलीस्ट 7 ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। सिंपल है, बस हमें ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट बेसिकली मैट्रिक्स निकालने ही थे, नहीं निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हो? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब आएगा जब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, पहली बात तो 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 के लिए हमने कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 किस किस में आया था? ऊपर के 3, देन एक 4, देन एक 5, एक 6, एक 7, टोटल 7 में डिटर्मिनेंट ए 0 आया था। लेकिन डिटर्मिनेंट ए जब 0 होता है तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट ही है सिस्टम, हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ जाए। उसके लिए हमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सब टाइप का चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अब चेक करने के लिए हमने यार, इसमें तो बहुत पंगा हो रहा है बेसिकली, एक एक एग्जाम्पल लेके हमें देखना पड़ेगा कि इनकंसिस्टेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा, डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा, डेल्टा 3 भी निकालना पड़ेगा। ओके, डेल्टा 1 इनकंसिस्टेंट है, डेल्टा 1 निकाल लिया। क्रैमर्स रूल बेसिकली मैं सोच रहा हूँ, तो ए की वैल्यू देखो ये है, अगर पहला वाला सोच लिया, फर्स्ट वाला, तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? x इज इक्वल टू 1, y प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस z इज इक्वल टू 0, है ना? y प्लस z इज इक्वल टू 0, सो 1 0 0 है ना। तो ये वाला केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, दिख रहा है हमें, क्योंकि ये दोनों तो सेम प्लेन आ गया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा इस केस में। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये नहीं लेंगे, इस समय कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 सेम है, फिर भी x प्लस जेड इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट वाला इज 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एंड कैसे डाल रहा हूँ इधर, x प्लस 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली सॉरी, x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो पैरेलल प्लेन आ गए, पैरेलल प्लेन आ गए, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया, तो ये एक चलेगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट ये वाला है। नेक्स्ट केस में a इंटू एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, a इंटू एक्स, तो देखो कैलकुलेट करके इसमें फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, नेक्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर से पैरेलल प्लेन्स आ गए, तो यहाँ पे तो नो सॉल्यूशन आएगा इस केस में, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट है ये भी। ओके, इसमें चेक ही नहीं करना है, इसमें चेक ही नहीं करना है। इसमें z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, ये दोनों फिर से पैरेलल प्लेन आ गए, इनकंसिस्टेंट आ गया, ठीक है, नो सॉल्यूशन। ओके, फिर इसमें चेक करना है डायरेक्टली, तो y इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड देन y इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेन आ गए, तो ये भी इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट में चेक किया, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट वाला इज x इज इक्वल टू 0, फिर से x इज इक्वल टू 0, तो इसमें तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड इसमें अब नेक्स्ट चेक किया, इसमें चेक करने के लिए पहले उसको हटाया, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ से आ गया x प्लस जेड इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट में z इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इस केस में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट निकाला, x वाले का 1 0 1 है, सो x वाले की जगह 1 0 0 डाल दिया, बाकी 0 0 1 1 1 0। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इस 1 के अराउंड खोल दिया, -1 के अराउंड, तो दिख रहा है 0 1 आया विच इज़ नॉन जीरो। तो इस केस में डेल्टा 0 है बट अच्छा इस केस में तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो ये चेक ही क्यों कर रहे हैं हम। ओके तो हम कौन सा चेक कर रहे हैं, ये वाला क्यों चेक करना हमें, ये वाला चेक कर लिया ना हमने, हो गया। तो इस केस में पैरेलल प्लेन है, इस केस में है ना एक्स, इस केस में नहीं, तो हमारा ये आ चुका है, एक इनकंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट, तीसरा इनकंसिस्टेंट, चौथा इनकंसिस्टेंट। 4 केस में इनकंसिस्टेंट आएगा, टोटल 4 केस में इनकंसिस्टेंट आएगा, तो मोर देन 2 विल बी द आंसर। ठीक है, तो बेसिकली क्रैमर्स रूल का यूज़ था। क्रैमर्स रूल तुम्हें आता है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा बस, लेकिन हमारे पास वो जो मैट्रिक्स है ना वो काउंट करके देखने थे टोटल आएंगे कितने। पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का पैराग्राफ आया हुआ है। बोला है वेयर डाई इज टॉस्ड रेपिटेडली अनटिल ए 6 इज ऑब्टेन्ड, मतलब वो बार बार टॉस किया जा रहा है, बार बार टॉस किया जा रहा है, ठीक है, जब तक 6 नहीं आ जाता। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, कैपिटल एक्स का मतलब टोटल कितने टॉस चाहिए होंगे जो पहली बार 6 आ जाए। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट तीसरी बार में 6 आया, तीसरी बार में 6 आया, इसका मतलब फर्स्ट टॉस में 6 नहीं आया, सेकेंड टॉस में भी 6 नहीं आया, थर्ड में 6 आ गया। फर्स्ट टॉस में 6 नहीं आया, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है 5/6 है ना। दूसरे में नहीं आया, इसका प्रोबेबिलिटी है 5/6। तीसरे में 6 आ गया, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो टोटल आंसर इज 25/216। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डेट x is greater than equal to 3, probability that x is greater than equal to 3 can be written as 1 minus probability when x is equal to 1 probability when x is equal to 2। बस यही, क्या प्रोबेबिलिटी है पहली बार में ही 6 आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरी बार में 6 आया। सो 1 माइनस, अगर पहली बार में ही 6 आ गया तो 1/6 माइनस, दूसरी बार में 6 आया तो पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 आया। सो दिस इज टोटल 36, तो 36 - 6 -5, तो इधर से कितना आ रहा है 25/36। 25/36 ऑप्शन नंबर बी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा बोल सकते हैं। टोटल पैराग्राफ में द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन डेट एक्स इज ग्रेटर देन 3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x is greater than equal to 6 given x is greater than 3 is same as कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नीचे x is greater than 3, ऊपर प्रोबेबिलिटी x is greater than equal to 6 इंटरसेक्शन x is greater than 3। अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी है 3 से ज़्यादा टॉस लगा, दिस इज सेम एज क्या प्रोबेबिलिटी है 4 या 4 से ज़्यादा टॉस लगा। क्या प्रोबेबिलिटी है पहला वाला इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये बोल रहा है 6 या 6 से ज़्यादा टॉस लगा, ये बोल रहा है 3 या 3 से ज़्यादा टॉस लगा। दिस मीन्स ओवरऑल 6 या 6 से ज़्यादा टॉस लगा, ये एग्जैक्टली वही है, इंटरसेक्शन लिया तो 6 या 6 से ज़्यादा टॉस लगा। 6 टॉस लगा, दिस मीन्स 5 बार 6 नहीं आया, छठी बार 6 आ गया। या फिर 7 वाले में 6 बार एंड उसके बाद 6 आया। या फिर 5/6 टू द पावर 7 इंटू 1/6 ऐसा, और ये इनफाइनाइट चलता रहेगा डिवाइडेड बाय 4 में तो वही है, चौथी बार में 6 आया तो 3 बार 6 नहीं आया, चौथी बार 6 आ गया। या 5वीं बार में 6 आया तो 4 बार 6 नहीं आया, देन आ गया 5/6 पे पावर 5 देन आ गया लाइक दिस। तो ये तो जीपी दिख रहा है मुझे कुछ, तो ऊपर वाले में 5/6 टू द पावर 5 इंटू 1/6 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 प्लस 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर टिल इन्फिनिटी। नीचे आ रहा है 5/6 का होल क्यूब
इंटू 1/6 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर गया 1 प्लस 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस दिस टिल इन्फिनिटी। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, एंड यहाँ 1/6 भी कट जाएगा। 5/6 तो 5/6 का स्क्वायर बचा, तो 25/36 आंसर आया। 25/36 ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमने दो पैराग्राफ थे, दोनों के दोनों पैराग्राफ सॉल्व कर लिए और हमें दिखा कि ये जो पैराग्राफ नंबर 2 आया हुआ था ये तो मतलब हलवा था, हलवा बस दे दिया कि खा लो भाई इसको, मतलब मार्क्स उठा लो। थोड़ा बहुत भी प्रोबेबिलिटी आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड पैराग्राफ 1 भी कोई टफ नहीं था, बस टोटल कितने केसेस पॉसिबल थे, पहला वाला क्वेश्चन इसमें अगर सॉल्व हो गया तो उसके बाद अपने आप दूसरा एंड तीसरा सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्रैमर्स रूल तो आता ही यार। तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।